आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्थाओं या इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जैसा कि हम जानते ही हैं, व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया है। समिति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं कहलाती है। परिवार एक संस्था है। इसका निर्माण करने के तरीके को विवाह संस्था कहते हैं। संस्था के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके आधार पर संस्थाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आगे हम इसी के बारे में बात करते हैं। संस्था को परिभाषित करते हुए समनर लिखते हैं कि एक संस्था अवधारणा, विचार, मत, सिद्धांत या रुचि एवं संरचना का योग है। मैकाइवर ने संस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्थाओं को स्थापित कार्य प्रणालियों के स्वरूपों के रूप में उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनके शब्दों में ही अगर हम कहें तो संस्थाओं से हमारा तात्पर्य स्थापित स्वरूप की कार्य प्रणाली की उन परिस्थितियों से है जो सामूहिक क्रिया की विशेषता है। रोस संस्था को परिभाषित करते हुए कहती हैं कि सामाजिक संस्थाएं संगठित मानव संबंधों के संग्रह हैं जो सर्वजन इच्छा द्वारा स्थापित और मान्य हैं। बोगार्डिस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। ऑकबर्न और निमकोफ संस्था की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। सदरलैंड के अनुसार समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था उन जन रीतियों तथा रूढ़ियों का संग्रह है जो कुछ मानवीय लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र है। इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन और कार्य प्रणालियों की एक संरचना है। संस्था की उत्पत्ति और विकास को समाजशास्त्री W.G. समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरल, सादा और सीधे तरीके से करना चाहता है। वह आवश्यकता को कम श्रम, कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह विचार करता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है, उस विचार के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब व्यक्ति देखता है कि यह तरीका आवश्यकता की पूर्ति का सरल, सादा, सीधा और अच्छा तरीका है, तब वह उस तरीके को बार बार काम में लाता है। धीरे धीरे यह तरीका उसकी आदत बन जाता है। दूसरे लोग जब देखते हैं कि यह तरीका अच्छा है तो वे भी उसका अनुसरण करते हैं और उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे समूह की आदत बन जाती है। यह आगे चलकर जनरीति बनती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। समय बीतने के साथ साथ जनरीति के साथ पूर्वजों का प्रभाव भी जुड़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि पूर्वजों ने ये तरीके बनाए हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। जब पूर्वजों की भावना का तत्व जनरीति के साथ जुड़ जाता है तथा जनरीति प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, उसे समाज की मान्यता मिल जाती है। जनरीति और प्रथा में मात्रा और समय का अंतर है, गुण का विशेष अंतर नहीं होता। जनरीति का विकसित रूप ही प्रथा है, ऐसा समनर का मानना है। ये प्रथाएं ही आगे चलकर रूढ़ी बन जाती हैं। समनर ने बताया है कि जब प्रथा के साथ समाज की सहमति जुड़ जाती है, प्रथा के दो प्रकार बन जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक वे तरीके हैं जिनका पालन करने के लिए समाज बाध्य करता है। नकारात्मक तरीके वे हैं जिनके लिए समाज अपने सदस्यों को नहीं करने के लिए दंड देता है या बाध्य करता है। उल्लंघन करने पर समाज उसे दंडित करता है। इस सकारात्मक और नकारात्मक और दंड की विशेषता ही प्रथा को रूढ़ी के रूप में विकसित कर देती हैं। जब रूढ़ियाँ मिलकर एक संरचना में व्यवस्थित हो जाती हैं, रूढ़ियों का संग्रह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक संगठन में विकसित हो जाता है,
तो समाजशास्त्री इसे संस्था के नाम से पुकारते हैं। संस्था रूढ़ियों का व्यवस्थित ढांचा है। विकसित समाजों में जैसे नगर, महानगर या राष्ट्र के स्तर पर समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जब बहुमत से इन्हीं संस्थाओं को पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाते हैं। कानून औपचारिक और राजनीतिक होते हैं। संस्था समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की एक संरचना होती है। संस्था की उत्पत्ति और विकास को इस चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है, वह विचार व्यक्ति की आदत में बदल जाता है। व्यक्ति की आदत से वह समूह की आदतों में परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात समूह की आदतों के साथ में जब पूर्वजों का प्रभाव जुड़ जाता है तो ये जनरीति बन जाती हैं। जनरीतियों जो हैं वही आगे चलकर प्रथा का रूप ले लेती हैं। प्रथा के साथ में जब समाज के द्वारा बाध्यता जुड़ जाती है तो वह रूढ़ियों का रूप ले लेती है और रूढ़ियों का ही यह स्वरूप या ढांचा जो है वह संस्था कहलाता है। इन विभिन्न परिभाषाओं और स्पष्टीकरण के बाद संस्था की जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, अब हम उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी संरचना। सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। संस्थाएं मुख्य रूप से सुस्थापित प्रणालियां हैं। जब जनरीतियां, प्रथाएं और रूढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, समाज द्वारा मान्य होती हैं तथा एक ढांचा या संरचना के रूप में जटिल संगठन बन जाती हैं, तभी समाजशास्त्री उसे संस्था कहते हैं। संस्था की प्रमुख विशेषता अनेक कार्य प्रणालियों से भिन्नता में है कि इनकी एक संरचना होती है। समनम ने लिखा है कि संस्था संरचना का एक योग है। संस्था की दूसरी विशेषता है निश्चित कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था। मानव समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं, हितों और उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। इसके लिए समाज में निश्चित, स्पष्ट और स्थापित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों का होना आवश्यक है। जब समाज में ये स्पष्ट रूप से विकसित हो जाती हैं, तभी समाज के सदस्य व्यवस्थित रूप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। इन्हीं को मैकाइवर और पेज संस्था या कार्य प्रणालियाँ कहते हैं। संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। संस्था की यह प्रमुख विशेषता है जो इसे जनरीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों से विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। संस्था की तीसरी विशेषता है कि यह एक इकाई के रूप में होती है। संपूर्ण सांस्कृतिक संरचना में संस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सामाजिक संस्थाएं समाज में रीति रिवाजों का एक पुंज है। संस्था अनेक जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का संगठित, व्यवस्थित और सुनिश्चित प्रतिमान है। यह एक ऐसी इकाई है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा व्यक्तियों को कार्य प्रणालियों के रूप में सुविधा प्रदान करती है। संस्था एक इकाई के रूप में अनेक जनरीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों का विकसित रूप है। यह लिखित, अलिखित तथा किसी भी रूप में समाज में हर काल में विद्यमान होती है। चौथी विशेषता है अमूर्तता। संस्था मानव समाज की कार्य प्रणालियाँ हैं, नियमों की संरचना है जिसे हम देख नहीं सकते, इसलिए संस्था अमूर्त है, मूर्त नहीं। संस्था नियमों, रीति रिवाजों का व्यवस्थित संग्रह है। संस्था सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखती है। व्यक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था है। संस्था की यह विशेषता स्पष्ट करती है कि यह व्यक्ति के बाहर होती है तथा व्यक्ति पर दबाव रखती है। पांचवा है उद्देश्य। मर्टन कहते हैं कि मानव के सामाजिक संरचना में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी पूर्ति व्यक्ति को संस्थागत साधनों से करनी चाहिए। प्रत्येक समाज में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज के द्वारा निश्चित मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। पार्सन्स का भी कहना है कि संस्थाओं के निश्चित उद्देश्य होते हैं। संस्था की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भी इसी तथ्य को सिद्ध करता है कि प्रत्येक संस्था का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। विवाह, परिवार, जाति, ये सभी संस्थाएं समाज में एक या अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। संस्था की एक विशेषता यह भी है कि इसके प्रतीक होते हैं कि यह मानव का स्वभाव है कि वह प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, परंपरा, प्रथा, विचार, धारणा को कोई न कोई नाम दे देता है, उसे पहचानने के लिए प्रतीक प्रदान कर देता है। इसी प्रकार प्रत्येक संस्था का एक निश्चित सर्वमान्य प्रतीक होता है। यह भौतिक, अभौतिक, मानव के समान, पशु, प्राकृतिक वस्तु आदि कुछ भी हो सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ओम, गाय, हंसिया, क्रोश आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। संस्था स्थायी होती हैं, इनमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है। संस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है, इसके विकास में समय भी बहुत लगता है। लेकिन जब संस्था एक प्रतीक, संरचना, अवधारणा, उद्देश्य, कार्यप्रणाली के रूप में विकसित हो जाती है तो उसे बदलना या प्रतिबंधित करना बहुत कठिन हो जाता है। बाल विवाह, दहेज, विधवा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, ये ऐसी अनेक संस्थाएं और प्रथाएं बदलना बहुत कठिन हो रहा है। संस्था का स्थायित्व दीर्घकालीन होता है, यह बहुत लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। संस्था की एक और विशेषता है कि इसके साथ अभिमति और अधिकार जुड़े होते हैं। क्योंकि संस्थाएं समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, उनका समाज के सदस्य पालन करें, इसके लिए संस्था के पीछे सत्ता होती है। उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है। संस्था मानव समूह के द्वारा मान्य होती है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो मानव समूह उसे ऐसा करने से रोकता है। व्यक्ति को यह मालूम होता है कि संस्था के पीछे जन समूह की शक्ति है, इसलिए उल्लंघन करने से डरता है। संस्था के पीछे मानव समूह की शक्ति होने के कारण यह प्रभावपूर्ण होती है। जैसा कि हम समझ ही गए हैं कि संस्थाएं मानव की आवश्यकता पूर्ति के साधन हैं, इसलिए इनके कई कार्य हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन, यह परिवर्तन में सहायक हैं। संस्कृति की वाहक होती हैं। व्यवहारों में अनुरूपता तथा परिस्थिति और भूमिका निर्धारण आदि का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। संस्था की पहली विशेषता है कि यह आवश्यकता पूर्ति के साधन है। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त साधन है। समाज के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह संस्थागत साधनों के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा समाज की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखे। संस्था की दूसरी विशेषता होती है व्यवहारों में एकरूपता, यानी संस्थाएं कार्य प्रणालियां हैं जिनका समाज के सदस्यों को पालन करना होता है। समान परिस्थितियों, आवश्यकताओं, समस्याओं, कठिनाइयों में संस्थाएं व्यक्ति को एक से तरीके प्रदान करती है जिनके द्वारा वह व्यवहार करे। इस प्रकार संस्थाएं एक समाज के व्यक्तियों में समानता, एकरूपता या अनुरूपता बनाए रखती है। इससे उनमें यांत्रिक और जैविक एकता बनी रहती है। संस्था की तीसरी विशेषता है सामाजिक नियंत्रण। समाज की एकता, संतुलन और निरंतरता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के व्यवहार और वास्तविक व्यवहार में अंतर कम से कम हो। सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख और प्रभावशाली साधन है। आदिम और ग्रामीण समाजों में संस्थाएं ही सामाजिक नियंत्रण करती हैं, जैसे धर्म, परिवार, जाति समाज को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती हैं। संस्थाओं का चौथा कार्य है परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करना। समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और स्तरीकरण पाया जाता है। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका निश्चित होती हैं। सभी समाजों में यह महत्वपूर्ण कार्य संस्थाएं करती हैं। संस्थाएं सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण का काम भी करती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति स्वयं का पद और कार्य दोनों स्पष्ट रूप से प्राप्त करता है और उसके अनुसार अपने कर्तव्य और अधिकारों के अनुसार व्यवहार करता है। परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन आदि का पद और भूमिकाएं संस्थाएं निश्चित करती हैं। समाज के स्तर पर ही जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा और विभिन्न समूहों की परिस्थिति और भूमिका प्रदान होती है।
संस्था का यह कार्य सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्था का एक और महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति का हस्तांतरण होता है। समाज और संस्कृति के बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि इसके गुणों, ज्ञान, आविष्कार आदि का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होता रहे। सामाजिक संस्थाएं ये कार्य सदियों से करती आ रही हैं। संस्थाएं ही संस्कृति की प्रभावशाली वाहक हैं जो संस्कृति का लेन देन, प्रसार और प्रचार करती हैं। संस्थाएं संस्कृति की रक्षा तथा हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक समाज से दूसरे समाज में करती है। संस्कृति का एक और मुख्य कार्य मार्गदर्शन या गाइडेंस होता है। संस्थाएं व्यक्ति, समूह और समाज का मार्गदर्शन करती है। व्यक्ति को कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है, इसका संस्था कदम कदम पर मार्गदर्शन करती है। जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के व्यक्तियों की सदस्यता, व्यवसाय, खान पान, शिक्षा, विवाह, परिस्थिति सब कुछ व्यक्ति के जन्म के साथ ही निश्चित कर देती है। उसे हर पल तथा प्रत्येक परिस्थिति में संस्थाएं मार्गदर्शन करती रहती हैं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं व्यक्ति और समूह को मार्गदर्शन देती हैं। संस्था का यह एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में, हमारी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में, सामाजिक नियंत्रण और समाज में एक रूपता बनाए रखने और व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने में संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए यह समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई भी मानी जाती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।